नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। ऊना में अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी कार, अंब के युवक की मौत। बारिश तूफान से स्मार्ट सिटी धर्मशाला में सड़क पर गिरे पेड़, खंभे व बिजली की तारें। पतली कुहल में 4 किलो चरस के साथ पकड़ा गुशैनी रोपा निवासी। हिमाचल की 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिलों पर रोक, पुलिस जांच जारी। पुलवामा में आतंकियों ने की नापाक हरकत, सीआरपीएफ के काफिले के पास विस्फोट। सुरक्षा परियोजनाओं के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी, केंद्र सरकार बना रही योजना। कानपुर मुठभेड़ के बाद एक्शन में पुलिस, विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 24,850 नए मामले सामने आए, 613 लोगों की मौत। नेपाल के पीएम ओली का नया राग, बोले मेरे और राष्ट्रपति के खिलाफ हो रही साजिश। खत्म हुआ साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखा ग्रहण का नजारा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला ऊना के पुलिस थाना अंब के तहत धुसाड़ा में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की पहचान गौरव पुत्र मलकीत सिंह निवासी नेहरिया अंब के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान दीपक कुमार बलदेव राज निवासी धर्मशाला के रूप में हुई है। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ऊना अंब रोड पर धुसाड़ा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर दुकान से जा टकराई। हादसे में कार सवार गौरव की मौके पर ही मौत बताई जा रही है, जबकि दीपक कुमार को घायल हालत में ऊना अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों कार में सवार होकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। अभी तक हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उधर एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, घायल के बयान लिए जा रहे हैं। बारिश तूफान में स्मार्ट सिटी धर्मशाला का चेहरा ही बदल गया। शनिवार रविवार मध्य रात को तेज बारिश के बीच चले तूफान से बिजली की तारें व पेड़ सड़क पर आ गिरे। ये उस वक्त हुआ जब रात को लोग सोए हुए थे, तो तेज तूफान के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आसपास वाले क्षेत्र में खासा नुकसान हुआ है। शहीद स्मारक के सामने सैनिक रेस्ट हाउस के बाहरी तरफ भी पेड़ गिरकर सड़क को बाधित कर गया। इसी तरह बिजली की तारें भी सड़क पर आ गिरी। शिक्षा बोर्ड के निचली तरफ मोड़ पर भी खासा नुकसान हुआ है। इससे कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस थाना पतली कुहल की टीम ने गश्त के दौरान डोभी में एक व्यक्ति से 4 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की है। व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पतली कुहल पुलिस की टीम फोजल डोभी सड़क पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान फोजल की ओर से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। व्यक्ति की पीठ पर बैग भी था। जब व्यक्ति ने पुलिस के वाहन को सामने से आते देखा तो उसने बैग को पहाड़ी से फेंक दिया। इस पर पुलिस को शक हुआ और व्यक्ति को पकड़ा। इसके बाद पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम विनय कुमार निवासी नाही गुशैनी रोपा बंजार बताया। इसी बीच पुलिस ने पहाड़ी से बैग को ढूंढ निकाला और तलाशी लेने पर उसके बैग से 4 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि चरस के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ पुलिस जांच जारी है। ऐसे में अभी तक इनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ऐसा फर्जी डिग्री मामले के सामने आने के बाद से हुआ है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। सोलन, शिमला, ऊना और कांगड़ा जिला में ये 4 निजी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अगले आदेशों तक दाखिले नहीं करने की बात कही गई है। आयोग ने जिन 4 निजी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है, उनमें अर्नी यूनिवर्सिटी काठगढ़ जिला कांगड़ा, मानव भारती यूनिवर्सिटी कुम्हारहट्टी जिला सोलन, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी व इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हरोली जिला ऊना शामिल है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की सचिव सुषमा वत्स का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ पुलिस जांच अभी जारी है। चारों निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका अभी तक संदिग्ध है। ऐसे में जांच पूरी होने तक इन विश्वविद्यालय में दाखिले नहीं किए जा सकते। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गानगू इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट
और फायरिंग की गई है। इस हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना है। हमले के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। तलाशी अभियान चल रहा है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिला में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आईईडी के जरिए हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आईईडी ब्लास्ट के जरिए निशाना साधा और ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आतंकियों ने तकरीबन सुबह के 7:40 पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्र सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दायरे से रक्षा परियोजनाओं को हटाने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा होने के बाद रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और अब पर्यावरण और वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में सामरिक महत्व की परियोजनाओं के लिए पहले पर्यावरणीय और वन मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि उनका विवरण सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला गया है। बता दें कि नियमित परियोजनाओं का विवरण प्रचारित किया जाता है और लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की जाती है ताकि उन्हें समझने और अपनी सहमति देने का अवसर मिल सके। कानपुर मुठभेड़ के बाद पुलिस एक्शन में है। कानपुर के कल्याणपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अग्निहोत्री को कल रात एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में दयाशंकर के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच कल्याणपुर थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गाँव में गुरुवार रात को कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीदों में सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर के अलावा 2 दारोगा, 4 सिपाही शामिल थे। शातिर बदमाशों ने गोलियों के अलावा बम और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियारों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। कई पुलिसकर्मियों के असले तक लूट लिए गए थे। विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र को विभत्स तरीके से मारा था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24,850 नए मामले सामने आए हैं और 613 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,73,165 हो गई है, जिनमें से 2,44,814 सक्रिय मामले हैं। 4,09,083 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 469 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 9,070 तक पहुंच गई है, जिसमें से 5,934 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,090 सक्रिय मामले हैं। गोवा में मोरमुगांव नगर परिषद के 72 वर्षीय पार्षद का रविवार को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी में अलग थलग पड़े ओली ने सभी मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मंत्रियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गंभीर संकट का सामना कर रही है
और जल्द ही पार्टी में विभाजन देखने को मिल सकता है। मेरे और राष्ट्रपति भंडारी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पीएम ओली ने अपने आधिकारिक निवास ब्लू वाटर में मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि वे अंतिम समय तक पार्टी की एकता को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा कि पीएम ओली ने दावा किया कि मुझे प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी में कुछ सदस्य राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है। इस ग्रहण का अद्भुत नजारा यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। ये उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण सुबह 8:37 पर शुरू कर 11:22 पर खत्म हुआ। ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड तक रही। इसका प्रभाव 9:59 पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। बता दें कि पिछले एक महीने के भीतर ये तीसरा ग्रहण था। इससे पहले 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था। दोनों ग्रहण भारत में दिखाई दिए थे। अगला ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा, जो चंद्र ग्रहण होगा। इस साल 6 ग्रहण लगने वाले हैं। इनमें 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण है। साल का पहला ग्रहण 10-11 जनवरी को चंद्र ग्रहण लगा था। दूसरा 5 जून को लगा था, ये भी चंद्र ग्रहण था। इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा। चौथा ग्रहण आज लगा और 5वां ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा, जो चंद्र ग्रहण होगा। छठा ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा, जो सूर्य ग्रहण होगा। ये भारत में नहीं दिखेगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।